guys, a very warm welcome to today's session. This is one of the most awaited sessions. So आज हम करने वाले हैं previous year questions का revision. This is for year 2018. पेपर जो आया था CBSE के 10th के बोर्ड्स में उसका रिविजन होने वाला है विथ मी अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेस एट वेदांत. होपिंग ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, अमेजिंग. तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं एक बार मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमने पिछले साल का बेसिकली 2018 का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में आया था वो पिक किया है और आपको पता है कि इस साल रिविजन जो है सिलेबस रिवाइज कर दिया गया है एंड 30% ऑफ द सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड. तो वो वाले क्वेश्चंस हमने हटा दिए हैं बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू गाइज. हाउएवर इफ यू स्टिल वांट टू गो एंड हैव अ लुक एट इट, आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जा करके या आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पिक करके देख सकते हो, वेदांतु की वेबसाइट पे देख सकते हो. ठीक है, तो इफ यू स्टिल वांट टू हैव अ लुक एट इट, प्लीज फील फ्री, गो ahead and have a look at it. ठीक है, however today discussion is going to be focused on the questions which are relevant for this year, which are related to the chapters जो इस साल हमारे सिलेबस में है. ठीक है, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन. मैं आपको बता दूं कि 10th से जो बच्चे 11th में जा रहे हैं उनके लिए एक्टिवली आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं. हमने 10th मूविंग टू 11th के लिए अपग्रेडिंग सेशंस कुछ मेंटी वॉल्स भी कराए थे, आपने देखे होंगे, बिटवीन द टीचर्स ऑफ 10th एंड 11th, राइट, 9th एंड 10th एंड 11th एंड 12th. अभी जो है ये अरविंद कालिया सर के साथ आपका फाउंडेशन मेकिंग सेशन होने वाला है वेयर यू गेट टू लर्न एंड प्ले विद इनइक्वालिटीज, वेवी कर्व मेथड. मिस मत करना, इट्स गोइंग टू बी अ लाइव सेशन, इट्स गोइंग टू बी सुपर फन. ठीक है, अब शुरू करते हैं सेशन इस बहुत ही अमेजिंग कोटेशन के साथ which says practice isn't the thing you do once you're good, it's the thing you do that makes you good. अच्छे हो जाने के बाद प्रैक्टिस करते रहने से कुछ बुराई नहीं है, बट वो आपको अच्छा नहीं बनाती है. It's that factor which determines that what makes you different and good and stand out. अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी. बढ़ जाने के बाद प्रैक्टिस आपको सिर्फ ज्यादा इवॉल्व कराएगी, बट दैट्स नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली आफ्टर. वो प्री रिक्विजिट है, वो हमें पहले करना होता है. सो कीप प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग. जिन लोगों को जिस चीज में चैलेंज फील होता है उनको उन चीजों में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. दिस इज व्हाट्स गोना हेल्प यू. ठीक है, क्या अमेजिंग बात बोली गई है यार. चलो अब इसी बात पे एक और अच्छी बात बता देती हूँ, वो है अबाउट द वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन वोट. अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सारे बच्चों ने कर लिया है वोट. ठीक है, अब तक कम से कम एक बार तो कर ही लिया है. अब आप सोचोगे मैम कैसे किया होगा, हम तो 18 साल से नीचे के. तो बच्चे दिस वोटिंग इज फॉर स्टूडेंट्स बिलो 18 ईयर्स ओल्ड बिकॉज दिस इज वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, जो कि सिर्फ एग्जाम नहीं है, इट्स गोइंग टू बी योर कम बैक. यहाँ आप अपना कम बैक करने वाले हो. कैसे? तो भाई कोविड ने बहुत परेशान किया है, अभी भी बहुत परेशान कर रहा है, उससे तो लड़ाई चलती रहेगी. बट वॉट अबाउट द लॉस दैट वी हैव सफर्ड लास्ट ईयर. बहुत कुछ खोया है हमने, वी हैव सैक्रिफाइस्ड, वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बाहर नहीं निकले, पढ़ाई नहीं हुई, स्कूल नहीं गए, सिलेबस कम हो गया. तो ये सारी चीज जो हमने लूज की है वो कहाँ से आएगी? तो हमने वेदांत में प्लेज लिया है कि हम आपका कम बैक कराएंगे. इट्स गोना हैपन थ्रू दिस वोट ऑफ 2021 जो कि 28 मार्च से शुरू हो चुका है. अब देखो ये 3 पेपर्स तो हो चुके हैं, एक पेपर अभी भी बचा है. उन बच्चों ने जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है वो 18 अप्रैल को अभी भी वोट कर सकते हैं. बच्चों देखो, अगर आपने पहले भी वोट किया है, आपको लगता है आप दोबारा करना चाहते हो, आप चारों बार वोट कर सकते हो. द बेस्ट ऑफ 4 वुड बी टेकन. यानी कि अगर आपने पहले 3 बार किया, आप एक बार और करना चाहते हो तो कर सकते हो, 2 बार किया, एक बार और करना चाहते हो तो कर सकते हो. कीप वोटिंग एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. यहाँ आपको फायदा क्या है? तो बच्चों ये आपका कमबैक होगा बाय थ्रू दिस ऑल इंडिया लाइव फ्री एग्जामिनेशन. कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कुछ भी नहीं है. हर संडे ये चल रहा है 28 मार्च से एट 3 PM. तो 3 बजे अब जो आपका एक और चांस बचा है उस दिन भी होने वाला है.
यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस होती है आपके परफॉर्मेंस की, स्टेट रैंक आता है, इंटरनेशनल रैंक आता है, सब्जेक्ट वाइज रैंक आता है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आता है, नॉट रैंक. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू. और ये सब एवे ही नहीं है यार, इसके साथ बहुत अमेजिंग प्राइजेस भी हैं. स्कॉलरशिप है अप टू 500 करोड़ रुपीज, 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. मेरे कई सारे बच्चों को 15%, 45% ऐसे ऐसे करके स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं. इमेजिन हाउ ऑसम इज दैट. साथ ही साथ डेली चैलेंजेस पे आप अप टू वर्थ ऑफ 1 करोड़ रुपीस के प्राइजेस, रिवॉर्ड्स जीत सकते हो. With the mega prizes that you get to be the CEO of Vedantu for one day, how amazing is that? And you could also win a trip to NASA, which is going to be fully sponsored. ठीक है, आप ये सब कुछ जीत सकते हो. साथ ही साथ ये स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है ना, ड्रोन्स, टेलीस्कोप्स, आपको व्हाट यू से, टैब्स, फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू बाय प्लेइंग द डेली चैलेंजेस एज अ रिवॉर्ड ऑन अ डेली एंड अ वीकली बेसिस. करना क्या है, सिर्फ इस लिंक पे जाओगे, खुद को रजिस्टर कर लोगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. जो भी अपडेट्स चाहिए, कब एग्जाम हो रहा है, क्या फॉर्मेट है, प्रैक्टिस, एवरीथिंग आपको पता होगा. वोट के प्रिपरेशन में सेशंस भी किए जा रहे हैं. ये सब कुछ आप कर सकते हो. तो इस आईडी पे जाओ, यहाँ पे आकर के अपना नेम, सारी डिटेल्स बेसिकली भर के जनरेट करना है आपको, अपना वोटर आईडी. उसके बाद जाके अपना डेट सेलेक्ट कर लो कि हाँ इस दिन एग्जाम देना है, इस दिन एग्जाम देना है, जिस दिन एग्जाम देना है. अब आपका सिर्फ 18th बचा है, हाउएवर, ठीक है. मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट 40 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स मिलेंगे आपको, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर नेगेटिव, यानी कि रॉन्ग आंसर्स में नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, अब आपको अकेले ये डेली चैलेंजेस खेलने की जरूरत नहीं है. आप ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो, आप स्क्वाड्स फॉर्म कर सकते हो. क्यों? क्योंकि देखो, चैलेंजेस में रिवॉर्ड जीतने के लिए चाहिए हमें वी कॉइंस. अकेले बंदा कितना करेगा यार? तो ठीक है, हम ग्रुप्स फॉर्म करेंगे. जितना बड़ा ग्रुप उतने ज्यादा वी कॉइंस, उतने ज्यादा प्राइजेस जीतने की चांसेस. तो इसको मिस मत करना. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा. ठीक है, चलो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन. बच्चे, हमने हर एक सेक्शन से चूज किया हुआ है क्वेश्चन. आपको जैसे पता होगा, पहले 3 सेक्शन ही हुआ करते थे, इस साल से 4 हो जाएंगे. 3 सेक्शन में एक होता था 1 मार्क, एक होता था 3 मार्क, एक होता था 5 मार्क. ये सारे सेक्शन हम शुरू करेंगे फर्स्ट वाले से, पहले 1 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहला सवाल, स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम. आपको याद होगा हमने ये डिस्कस किया था थ्रू द सेशन कि सिर्फ पैसा ही डिटरमाइन नहीं करता है कि आप डेवलप्ड हो. अगर आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपके पास इक्वालिटी नहीं है, अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, आपको डेवलप्ड फील नहीं होगा. इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास कितने पैसे हैं, यू विल नॉट फील डेवलप्ड. तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इट हैज टू बी होलिस्टिक, इट हैज टू बी on all aspects. In all aspects it has to be on all fronts. So holistic development basically means on all fronts. correct? तो on all fronts के लिए क्या क्या जरूरी है? तो हमारे पास रिस्पेक्ट होना चाहिए. ठीक है, हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे पास इक्वालिटी होनी चाहिए. अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो फ्री नहीं लगेगा आपको, इक्वल नहीं लगेगा, और वो पैसे बेकार हो जाते. वो पैसे फिर हमारे लिए कोई फायदा नहीं देते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल women if are not treated equally are getting a lot of money but are not being paid the equal amount as their male peers. Okay, or for example if they do not have the respect, if they do not have the safety, then it doesn't feel that they are developed. तो वो freedom चाहिए, वो equality चाहिए. This was just an example. Or for example anyone, a rich person is not being respected in the society, is not having that equality in terms of, let's say, participation somewhere, in terms of respect, in terms of acceptance, because they belong to a certain social group जो accepted नहीं है. तो उस इंसान को डेवलप्ड फील नहीं होगा. ठीक है, तो फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट, ये आपका जवाब है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A challenge is not just any problem but an opportunity for progress. Analyze this statement. अभी देखो, बहुत सिंपल सी बात है. चैलेंज आपको ऑब्स्टिकल जैसा फील होता है. ठीक है, फील्स लाइक ऑब्स्टिकल, बट क्या सच में होता है? आप जब भी स्ट्रगल करते हो लाइफ में, आप जब भी चैलेंज
चैलेंज्ड फील करते हो, क्या होता है? यू पुट इन मोर एफर्ट्स, यू ट्राई हार्डर एंड यू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर. तो क्या हुआ? उस चांस ने, उस चैलेंज ने आपके साथ क्या किया? इट गेव यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस, टू डेवलप एंड टू बाउंस बैक in the way you were not even there as earlier. आप जैसे पहले नहीं थे उससे भी ज्यादा stronger, better you have bounced back and developed. तो क्या हुआ? इस चैलेंज ने आपको मौका दिया प्रोग्रेस करने के लिए. तो यही हमें समझना है, कुछ स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम कि कैसे किसी भी तरह का चैलेंज जो है वो हेल्पफुल हो जाता है. हाउ डज एनी चैलेंज एक्चुअली बिकम हेल्पफुल. ठीक है, तो बच्चों देखो, किसी भी कंट्री में, जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का ले लो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का ले लो, यहाँ पे हमेशा चैलेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, यू विल ऑलवेज सी सम चैलेंजेस हैपनिंग. कंट्रीज विल ऑलवेज फील चैलेंजेस, ओके, दे विल ऑलवेज फेस चैलेंजेस. फाउंडेशनल चैलेंज हो सकता है, ठीक है, एक्सपेंशन को लेकर के चैलेंज हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर के चैलेंज हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो होंगे, ये जो डिफरेंसेस होंगे बिटवीन पीपल, ये कॉन्फ्लिक्ट भी एक्चुअली एक चैलेंज ही होगा. But when the country will actually bounce back out from any of these, it will, emerge as a stronger and better. अगर डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक कंट्री. तो जितने चैलेंजेस होंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा. इस तरह से आप एनालाइज करोगे स्टेटमेंट को. ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम्पल्स पिक कर सकते हो, वरना आप एक जनरल एग्जाम्पल पिक कर सकते हो. हाउएवर, लेट्स मेक इट रेलेवेंट टू द चैप्टर. ठीक है, तो अ कंट्री हैज टू फेस 3 लेवल्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी. फाउंडेशनल चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हर लोगों तक पहुंच पाए, ये भी एक चैलेंज है और ये भी होना जरूरी है. करेक्ट. तो वंस अ कंट्री ओवरकम्स वन चैलेंज, इट हैज टू फेस अनदर चैलेंज. एक बार एक कंट्री एक चैलेंज से उभरती है तो उसके पास दूसरी चैलेंज आती है. हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, किसी तरह का थ्रेट रह सकता है, किसी तरह का डेवलपमेंट चैलेंज रह सकता है. तो इट हैज टू टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, वरना कंट्री बंद हो जाएगी. कंट्री बंद नहीं होगी, मतलब कंट्री कोलैप्स कर जाएगी. इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, इट विल नॉट बी एबल टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, राइट. सो दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल ऑफ डेमोक्रेसी टू द नेक्स्ट, टू कीप इवॉल्विंग. तो बच्चा, इवॉल्व करने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए चैलेंजेस फेस करना बहुत जरूरी है. इसीलिए कह रहे हैं कि ये प्रोग्रेस करने का एक अपॉर्चुनिटी है, रादर देन जस्ट अ चैलेंज, रादर देन जस्ट अ स्ट्रगल. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोग्रेस करने का एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है. विद दिस वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. अब देखो, मैं यहाँ तुमको फटाफट समझा देती हूँ. फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो एक तो थोड़ा गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगी उसे, ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे डिफाइंड होते हैं. ठीक है, कुछ भी अनफेयर मीन्स नहीं होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, लीगल प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो यू कैन टेक दिस टू द कोर्ट. इनफॉर्मल, जैसा कि नाम ही सुनाई से आपको समझ आ रहा है कि इट इज नॉट ऑफिशियल. इट्स नॉट ऑफिशियल. तो क्या होता है? दोस्तों में, ठीक है, फ्रेंड्स में, फैमिली में, ऐसे में आप देखोगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर कुछ पहचान है किसी के रेफरेंस से, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, नो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्या होता है? पैसे दे दिए जाते हैं. ठीक है, पैसा दे दिया जाता है, डेट दे दिया जाता है. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है. तो ये फॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है. यहाँ पे आपको कोलैटरल चाहिए होता है, ये बहुत मेजर डिफरेंस है. इसीलिए लोग नहीं जाना चाहते कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोलैटरल नहीं है, हम कैसे लेंगे लोन. ठीक है, यहाँ पे नो गारंटी रिक्वायर्ड, आपको किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ये थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट का. कौन कौन लेता है? तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स ही हो सकते हैं. फिर आपके लोन शार्क्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, यानी कि मनी लेंडर्स भी आप इन्हें कह सकते हो, मनी लेंडर्स होते हैं.
तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक चीज जो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा देख सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हमें फॉर्मल सेक्टर जैसा साउंड करता है, ठीक है, ठीक है, साउंड्स लाइक बट इज नॉट। तो हमने चैप्टर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की थी, राइट। इनको बैंक्स से लोन जरूर मिल जाता है, बट सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नहीं मिलता है। उनकी भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हाँ ये चीजें हो गई हैं तो हम इनको दे देंगे, इतने लोग हैं, इतने इनके पास फंड्स हैं, इतने सालों से हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये सही चीजें मैटर करती हैं। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में ही फॉल करती हैं। आपको साउंड करेगी फॉर्मल जैसी, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है। क्या है? बंच ऑफ पीपल इन अ विलेज और इन अ स्मॉल प्लेस हैव कम टुगेदर, एक ग्रुप बनाया है, सबने 250 कुछ ऐसे से पैसे डाल दिए हैं और वहां से उनका फंड्स फॉर्म हुआ है। कोलैटरल इनके पास भी नहीं होता है, क्रेडिबिलिटी होती है थोड़ी, और इस वजह से इनको लोन मिल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। अब हम बढ़ेंगे हमारे चौथे सवाल की तरफ। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर सच एक्टिविटीज कम। देखो 3 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी, एक होता है हमारा सेकेंडरी, और एक होता है हमारा टर्शियरी, ठीक है। टर्शियरी हमारा सर्विस सेक्टर होता है, यानी कि ये एकदम बिल्कुल थर्ड स्टेज में आता है, जब सब कुछ फॉर्म वॉर्म हो गया है, आपको फाइनल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में सर्विसेज चाहिए, आईटी में सर्विसेज चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप टर्शियरी के पास जाते हो। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, यानी कि हमने रॉ मटेरियल्स लिए, उसको हमने चेंज कर दिया, उसको प्रोड्यूस कर दिया, उसको एक नया फॉर्म दे दिया, ज़्यादा यूटिलिटी दे दी, ज़्यादा आपका इकोनॉमिक वैल्यू दे दिया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल कर दिया, बेसिकली मैन्युफैक्चर करना। तो बचा कौन? प्राइमरी। प्राइमरी इज इंटरैक्शन विद द नेचर, प्राइम सबसे पहला, ठीक है। तो जहां पे हम इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ, ठीक है, और आपको एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारी चीजें। तो आपका जवाब यहाँ पे होगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। देखो रिसोर्सेज हमने पढ़ा है, अलग अलग तरह से क्लासिफाई हो सकता है, ओनरशिप के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, किस तरह का है, ठीक है, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसके बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं। तो जब ओरिजिन हम देखते हैं तो कैसे देखोगे आप ये देखोगे कि लिविंग से आया है या नॉन लिविंग से आया है, करेक्ट, ठीक है, कि लिविंग बीइंग से आया है, नॉन लिविंग बीइंग से आया है, पत्थर से प्रोड्यूस हो गया है सॉइल, या फिर पेड़ से आ गया है सीड, फ्रूट, कहां से क्या आया है, ऐसे आपको देखना होगा। तो जब आप ओरिजिन का बेसिस देखते हो तो आप देखते हो बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग है या नॉन लिविंग है हमारा रिसोर्स। तो ओरिजिन के बेसिस पे बच्चा 2 कैटेगराइजेशन होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। सो इट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ये 2 कैटेगरीज हैं हमारे इस बेसिस पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट जरा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखो बच्चों, अभी 10th में हो, बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि फाउंडेशनल कोर्सेज ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे शुरू हो गए हैं, ठीक है। कोर्सेज क्या? क्लासेस, सेशंस। तो सोचो प्लेटफॉर्म पे कितना कुछ हो रहा होगा यार, आपके लिए बहुत कुछ है वहां पे। मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है। नॉट जस्ट दैट, कई सारे बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपके लिए क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है। आपके लिए एक बीबीसी करके सेशन हुआ है जो 12th को स्टार्ट हुआ है, आपका फाइनल क्रैश कोर्स है जो 5 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। ये सारे सेशंस आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने में जो हेल्प करने वाले बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं, तो कर लो। आपको 100% नॉलेज, 100% मार्क्स स्कोर करने का मौका इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। अभी आपको समझना होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको मिलती है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जितने भी सेशंस हैं वो सारे के सारे लाइव होते हैं और आप एक दिन में अनलिमिटेड सेशंस अटेंड कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ 1 सेशन करना है, 2 सेशन करना है, जितने करने करो यार। ये सारे सेशंस बिल्कुल फ्री में आपके लिए अवेलेबल आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ। सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना है बस, बाकी ऊपर से कुछ भी स्ट्रेस नहीं है। जितने सेशंस हैं लाइव हो रहे हैं दिन में, जितने आपकी कैपेसिटी है करो अटेंड।
अभी देखो मेंटी के लिए आप वेट करते रहते हो, मैम मेंटी कब होगा, मेंटी वॉर तो हो गया, दोबारा कब होगा, तो ये सब स्ट्रेस नहीं है क्योंकि हर सेशन में होंगी क्विजेस विच इज गोइंग टू बी फन एंड हाई लेवल क्विजेस, बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर देंगी आपको। क्योंकि इमेजिन करो यार अपना कंपटीशन, people around the world are sitting and watching this session and they are playing along with you। तो आपका एक्सपोजर, आपका कंपटीशन, इतने सारे लोग, इतने सारे वॉक्स ऑफ लाइफ से, सॉरी इतने सारे, आप समझ लो वॉक्स ऑफ लाइफ, कॉन्टेक्स्ट कितना अलग है, सब जगह से लोग जो है उनके साथ आप कर रहे हो क्विज प्ले। हाउ अमेजिंग इज दैट, राइट। साथ ही साथ यार अगर मिस हो गया सेशन तो फिर क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू स्टिल हैव इंटरैक्टिव रीप्लेस। अभी देखो रीप्लेस तो हमेशा होता है, अब ये इंटरैक्टिव रीप्ले क्या और ये कैसे डिफरेंट है और क्यों इंटरेस्टिंग होगा। रीप्लेस आर नेवर इंटरेस्टिंग, रीप्लेस आर ऑलवेज वेरी बोरिंग, बट दीज रीप्लेस आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू गेट टू प्ले द क्विजेस जस्ट लाइक लाइव सेशंस एंड अपीयर ऑन द लीडर बोर्ड। तो बिल्कुल लाइव सेशन वाली जो है फील आने वाली है, आप लीडर बोर्ड पे आ सकते हो, कंटेंट डाउनलोड करके अपने फोन पे, टैब पे, लैपटॉप पे, पीसी पे, हर जगह रख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स के साथ आते हैं, मास्टर टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो आप, साथ में आ जाएगा कंटेंट के। और डाउट है तो फिर ये सबसे अच्छा एस्पेक्ट है। यहाँ पे देखो यूट्यूब पे क्या होता है कि आप डाउट पूछते हो, अकेला बंदा होता है, मास्टर टीचर अकेले होते हैं, तो कई बार आपके आंसर्स हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, कई बार नहीं होते, कई बार सेशन लाइव होता है, कई बार प्रीमियर्ड होता है। जैसे ये प्रीमियर्ड है, आप कुछ पूछ रहे होगे, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी, तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें डाउट सॉल्व कराना है। कहाँ होगा, लाइव सेशन में होगा। कैसे होगा, वहां पे तो एक ही मास्टर टीचर है, इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो बच्चा वहां पे डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं जो क्लास टीचर्स होते हैं, हु आर देयर टू हेल्प यू आउट विथ योर ऑन गोइंग डाउट्स, और रिजॉल्व होते ही जाते हैं आपके सारे डाउट्स एक एक करके। और अगर लगा कि नहीं हुआ है तो क्या करना है, पूछते जाओ, उनका काम ही यही है यार, हमारा काम ही यही है। तो मास्टर टीचर्स, क्लास टीचर्स आपको पढ़ाएंगे भी, आपकी डाउट्स भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, डेडिकेटेडली डाउट्स बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद हर एक सेशन के बाद असाइनमेंट्स शेयर होते हैं, टेस्ट हर महीना होता है, तो आपको हर महीने अपनी प्रोग्रेस तो पता चलेगी, आप ट्रैक कर पाओगे। साथ ही साथ इन टेस्ट असाइनमेंट्स के थ्रू क्या होता है, तो ये देखो आपको चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग देती है। आपको समझ आता है कि सेशन के बाद मुझे ये असाइनमेंट मिला है, मैंने ये किया है, पर मुझसे नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ डाउट है। अब क्या, अब रिप्ले देखने में फिर बोरिंग हो जाएगा, या चलो क्विजेस है बट दोबारा एक्सप्लेनेशन कैसे पता चलेगा, तो माइक्रो सेशंस है। माइक्रो सेशंस आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, माइक्रो सेशंस आर चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस। वो पर्टिकुलर चैप्टर जाओ, दोबारा उस सेशन को अटेंड करो और रिजॉल्व कर लो अपने डाउट्स। एकदम ऑसम है, बिल्कुल फ्री है इस माइक्रो सेशन का, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्सेज होते रहते हैं, जैसे एनटीएससी के लिए बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, तो ये क्रैश कोर्सेज भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मेकिंग लेस अ लॉट मोर। देखो इतने से में कितना कुछ आ रहा है। क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पिन्ड है कमेंट सेक्शन में, एंक प्रो मेरा कोड है, ये कोड लगा लेना फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। अभी आप देखो, दिस इज योर प्राइस, सॉरी गाइस, क्या, तो इस बार सेशन में जो बच्चे 1 महीने का प्रो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, जिनको चाहिए कि भाई हमारा रिवीजन फटाफट हो जाए, उनके लिए ये सिर्फ आ रहा है 7.87 रुपीज पे, 1 महीना 7 रुपीज पर सेशन, ऑलमोस्ट 8 रुपीज पर सेशन। सुपर सॉर्टेड यार, मतलब कितना सस्ता है ये। और अगर आप नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, अपकमिंग एकेडमिक ईयर के लिए ले रहे हो, तो आपका 1 मंथ का पर सेशन 11.7 रुपीज पड़ेगा, ठीक है। पूरे महीने का, पूरे साल का लेते हो तो 11.43 रुपीज पर सेशन पड़ेगा। और ये आपके सेशन से, देखो सीबीएसई के लिए क्रैश कोर्स मैंने आपको बताया था 12 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, ये आप बिल्कुल जाओ ज्वाइन करो, ठीक है। 9th and 10th अप्रैल को, सॉरी 9th and 10th के लिए फॉर द न्यू अकेडमिक ईयर, जो 2021 से 2022 के लिए है, ये भी 12 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। आईसीएसई के लिए 29 अप्रैल को होगा, और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी 29 अप्रैल को होगा। तो जो बच्चे पूछते रहते हैं, बच्चा यहाँ पे ही जाकर आप कर सकते हो। अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि करना कैसे है और कहाँ जाना है। तो ये देखो, ये YouTube है, ठीक है। YouTube पे कोई सा भी सेशन चलता रहता है, मेरी शक्ल इग्नोर कर देना यहाँ पे, ठीक है। कोई सा भी सेशन चलता रहता है, मेरा सेशन है, उसमें जाओ, स्क्रॉल डाउन करो और शो मोर पे, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम का लिंक आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें नीचे जाना, ये देखो ये प्रो सब्सक्रिप्शन का लिंक है, यहाँ पे जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। उसी के साथ साथ आप और क्या कर सकते हो,
मुझे बताना था आपको कि आप इस लिंक पे जाते ही अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लो। जो बच्चे 9 से 10th गए, 8 से 9th आए वो 9 पे कर सकते हैं, जो 9 से 10 पे आए 10 पे कर सकते हैं, जो 10 से 11 में जाने 11 पे कर सकते हैं। आपको जो सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपके टारगेट देखो यहाँ कॉमर्स के लिए, जेई के लिए क्या आपका टारगेट है, नीट है, उसके हिसाब से कस्टमाइज सेशंस है। आपको जो सेलेक्ट करना है वो करो। 10th के लिए क्या, चलो मुझे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए करना है, ठीक है, कर दिया। प्लान्स आपको पता चल गए, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, अपना सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ देखो प्रोसीड किया, 1 महीने का प्लान सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कूपन कोड अपने आप लग जाएगा। जो 2800 का प्लान, 2800 का प्लान इज कमिंग ओनली फॉर 2340 रुपीज। हाउ ऑसम इज दैट। तो ये सिर्फ कोड लगा करके हुआ है यहाँ पे। अगर आपने कहीं और से भी लिया है, ये कोड जरूर लगा लेना, ये अपने आप आपका अप्लाई हो जाएगा डिस्काउंट। अभी देखो ये सेशंस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पास में जाओगे आप रिप्ले देखने के लिए। आपको अगर कंटेंट टेस्ट वगैरह देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, कंटेंट में जाके टेस्ट देख सकते हो। ये रिप्ले देख लूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से रिप्ले देख सकते हैं हम। और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखो ऐसे क्विजेस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। 28 डाउट्स वर आस्क्ड, 28 डाउट्स वर आंसर्ड। तो बहुत ही अमेजिंग है यार यहाँ पे। मतलब आप देखो डाउट्स आंसर हो रहे हैं, रिप्लेस दिखाए जा रहे हैं आपको। आपको अगर कंटेंट चाहिए तो आप पीछे जाकर के कंटेंट भी देख सकते हो। यू कैन इवन गेट द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर, ठीक है। तो ये देखो गेट नोट्स इफ आई डू, तो यहाँ पे जाकर के नोट्स मिल जाएंगे। ओके लेट्स सी। Okay, it's taking some time. बच्चों ऑल्सो यहाँ देखो आप नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक पिंड दिखेगा। तो यहाँ पे भी जाकर के रीड मोर करके यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और क्या दैट्स व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू, ठीक है। हाँ तो ये देखिए कंटेंट है, इंटरनेट जरा, हाँ ये रहा, खुल गया। आप देखो हैंड रिटन नोट्स है मास्टर टीचर्स के, साथ ही साथ आपका जो मेजर कंटेंट है वो सब कुछ यहाँ पे आपको रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपको चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने सिस्टम पे सेव भी कर सकते हो, ठीक है। बस यार सॉर्टेड है, तो कर लो, ले लो सब्सक्रिप्शन, सॉर्ट हो जाएगी लाइफ तुम्हारी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आई वुड बी एक्सपेक्टिंग टू सी यू गाइज इन द सेशंस। नहीं आओगे तो थोड़ा दुख होगा, बट ठीक है, यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे पिंड है कमेंट सेक्शन में। दिस इज योर कोड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग 3-tier गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। देखो अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमें थोड़ी सी अपनी ठीक करनी है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोकल बॉडी नहीं एग्जिस्ट करती थी, हमने किया था, बट प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हुई थी, ठीक है। हर जगह प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं थी, एग्जीक्यूटेड नहीं थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिसेंट्रलाइज किया। डिसेंट्रलाइजेशन इज व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, लोकल बॉडी आ गई। अब लोकल बॉडी इसके पहले बहुत ज़्यादा जो भी थी ना, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत चैलेंजेस फेस करती थी। उनको प्रॉपर रेवेन्यूज नहीं मिलते थे। स्टेट के ऊपर था कि वो डिसाइड करेगी कि उनको फंड्स देना है नहीं देना है। स्टेट उनको फंड्स नहीं देती थी, उनको पावरलेस फील होता था, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। तो ये इतने सारे चैलेंजेस अभी तक फेस हो रहे थे। तो जब हमने ये अमेंडमेंट किया, 3rd tier को ऐड किया, तो हमने बहुत सारे उसमें जो नए पॉलिसीज है, नए रूल्स है, वो लगा दिए। सबसे पहले तो ये बोल दिया कि रेगुलर इलेक्शंस होने जरूरी हैं। अब देखो ये रेगुलर इलेक्शंस मॉनिटर कौन करेगा, हमारा जब स्टेट लेवल पे, हमारा जब सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उसको कोई मॉनिटर करता है ना, इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे भी हमें एक इलेक्शन कमीशन की जरूरत थी, तो हमने एक स्टेट लेवल का स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया, ठीक है। इनको बोला आप मॉनिटर करोगे और रेगुलर कराओगे। सबसे पहले तो ये जरूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो रेवेन्यूज है, ठीक है, कुछ पावर है, फंड्स हैं, ये सब कुछ जो है अब स्टेट को बोला कि यू विल हैव टू शेयर विद द लोकल बॉडी। आप अकेले उसके ऊपर कब्जा कर करके, हीरो बन करके, लीडर बनकर नहीं ले रह सकते हो, आपको शेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ रिजर्वेशंस आए। किसके लिए रिजर्वेशंस आए, तो कुछ सोशल ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशंस आए, विमेन के लिए रिजर्वेशंस आए, ठीक है। 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड, कि भाई अब इन लोगों के पास ही जो है औरतों के लिए 1/3 जो है हमने रिजर्वेशन रख देना है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चेंजेस हो गई, ठीक है। इलेक्शंस मैंडेट हो गए, उनका कमीशन बन गया, बाकी और भी लोगों के लिए रिजर्व्ड सीट्स होने लग गई फॉर अदर कैटेगरीज इज वेल। वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व हो गए। तो ये सारे चेंजेस जो है ये 1992 में आए थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया रेगुलर इलेक्शंस कराना लोकल बॉडीज के लिए भी। सीट्स रिजर्व हो गए, यू नो, फॉर इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। वुमेन के लिए 1/3। तो बच्चा ये लोकल बॉडी एक लेवल है जहां पे 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है और नहीं है कहीं किसी लेवल पे नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया इनके लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया कि जाओ भाई तुम जी लो, अपनी जिंदगी कराओ, तुम्हें पूरा फ्रीडम देते हैं हम, जो यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे पंचायत का इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि तुम्हें अपना पावर भी शेयर करना है और रेवेन्यू भी शेयर करनी है, दादागिरी नहीं दिखानी है, ठीक है। तो द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेट बिल्कुल ये डिसाइड करता है, लेकिन अब स्टेट को करना ही पड़ता है शेयर। अब वो ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, अब हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। देखो, डेवलपमेंट पहले समझते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट होता है ग्रोथ, ठीक है। आपकी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिकली, आपकी ग्रोथ हो रही है सोशली, आपकी ग्रोथ हो रही है हर एक एस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल जो लॉन्ग लास्टिंग हो, आगे भी चले। बच्चा अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होती है तो उसे हम डेवलपमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। एनी ग्रोथ, एनी डेवलपमेंट डन एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट इज नॉट सस्टेनेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज डेवलपमेंट। इसको हम डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो जब भी हम समझदारी से, ठीक है, व्हेन वाइजली एंड जुडिशियसली हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम आज अपने सारे फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर दें तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास रहेगा? नहीं रहेगा। आप वाटर को पूरा का पूरा पोल्यूट कर दो, सॉइल को पूरा का पूरा इरोड कर दो, तो आगे के लोग सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी यार। मतलब लोग कहाँ जाएंगे? वेयर विल पीपल गो? वेयर विल द फ्यूचर जनरेशन गो? तो इनके लिए आप ये कोई भी एग्जाम्पल पिक करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। गाइस, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू हाईलाइट दिस वन पॉइंट। आपने देखा होगा कि अभी अचानक पिछले क्वेश्चन से आंसर्स जो है लंबे हो गए। वो ऐसा इसलिए हुआ है, सॉरी, क्योंकि अब हमने 3 मार्क का सेक्शन में जंप कर लिया। अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। तो यही बात है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें सेव करके रखना है। अगर हम डेवलपमेंट आज उनके कॉस्ट पे कर रहे हैं, रिसोर्सेज को डिप्लीट करके कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रूडेंट एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इवन द फ्यूचर जनरेशंस आर एबल टू यूज द रिसोर्सेज। इट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वी हैव लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें पता है स्पेशली फॉर रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, जो कि एग्जॉस्टेबल है, जो कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल बी हैम्पर्ड एंड प्रेजेंट लिमिटेड रिसोर्सेज आर टोटली एग्जॉस्टेड। आगे क्या करेगा? अभी कंट्री डेवलप कर लेगा, आगे बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे, सस्टेन ही नहीं कर सकते, राइट। और एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल endanger the life of humans and many species if we do not follow the principle of sustainable development। तो ये समझना जरूरी है कि सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आज का आज कर लिया, आगे का देखा जाएगा, आगे का नहीं देख सकते, आप बचोगे नहीं देखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ओवर यूटिलाइज्ड एंड वेस्टेड देन इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय रेन्स। कैसे? आप एक लिमिट तक ही नेचर के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, इंटरफेयर कर सकते हो, उसके बाद नेचर विल गिव अप। फिर आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे, वरना फिर फ्यूचर यूज के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश द सर्विस कंडीशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड दैट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है वो समझते हैं। बच्चा देखो, यहां पे कुछ सर्टेन रूल्स है, लॉज है, लेबर लॉज वगैरह है, वो फॉलो किए जाते हैं। यहां पे नो रूल्स, नो लॉज। यहां पे टर्म्स होते हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां पे नो टर्म्स। अब इन टर्म्स में क्या होता है? तो यहां पे आपको कुछ पेड लीव्स मिलेंगी, ठीक है। ओवर टाइम है तो वो पेड होगा, पेड हॉलीडेज होंगे, बेनिफिट्स होंगे, ठीक है।
नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नथिंग, नो बेनिफिट्स, ठीक है। साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में अश्योरेंस होता है, ठीक है, अश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि हाँ बाबा है, इतने दिन है, आपको अगर छोड़ना है आप नोटिस दोगे, कंपनी आपको निकालनी चाहती है आपको नोटिस देगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो अश्योरेंस, आज काम है कल नहीं होगा, हो सकता है आपने छुट्टी मांगी है काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप किसी एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा, ठीक है। ऑर्गेन आई डोंट नो व्हाट हैव आई रिटन बच्चा, देयर हैज टू बी एन एन ओवर हियर, ओके, ऑर्गेनाइज्ड। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो जाता है कि लेट्स से डेली वेज वर्कर, ठीक है, उसका क्या है, उसको रोज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, काम नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक एग्जाम्पल हो गया। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो बोला है वो पॉलिसीज, वो लॉज, वो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम खुद ही भगवान है, ठीक है। एम्प्लॉयज एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अश्योरेंस है, सिक्योरिटी है, यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, हो सकता है आप छुट्टी मांगो और आपको परमानेंट छुट्टी दे दी जाए, ठीक है। यहाँ पे और भी बेनिफिट्स है, पेड लीव्स, ओवर टाइम, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉयज, ठीक है, मेटर्निटी लीव्स, पेटर्निटी लीव्स, ऐसी सारी चीजें, ठीक है, मेडिकल लीव्स हो गए। यहाँ पे नो पेड लीव्स आते हैं, आप काम करते हो तो पैसे मिलते हैं, काम नहीं करते हो तो पैसे नहीं मिलते हैं। ओवर टाइम, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये कुछ भी बेनिफिट्स जो है यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट इवन द काइंड ऑफ पेमेंट दैट पीपल गेट, वहां पे भी आप एक डिफरेंस देखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी होती है, बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते हैं कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how has ever increasing number of industries in India made worse position by exerting pressure on existing fresh water resources? बहुत सिंपल है यार, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जितना भी गार्बेज होता है इनका, ठीक है, जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल होता है ये कहाँ डिस्पोज करते हैं, दे डिस्पोज इन द वाटर बॉडीज। जो भी पास का वाटर बॉडी होता है वहां पे जाकर के डिस्पोज कर दिया जाता है, वो पूरी वाटर बॉडी पोल्यूट हो जाती है, या तो वो सिस्टम खराब हो जाता है उनका, ठीक है, उनका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ गर्म वेस्टेज भी डिस्पोज कर देते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, वो भी वाटर पोल्यूट कर देता है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये वेस्ट मटेरियल्स का डिस्पोजल तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या है भाई, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग इन इटसेल्फ consumes a lot of water, the whole process is water consuming, consumes a lot of water, तो प्रेशर ऐड हो गया ना। उसके बाद से जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे रन करती हैं, दे आर मशीन रन, मशीन चलती हैं। मशीन्स कैसे चलती हैं, मशीन्स क्या यूज करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या लग रहा है, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, यानी कि वाटर यहाँ पे भी यूज हो गया। तो जो भी कुछ फैक्ट्रीज कर रही हैं, जो भी कुछ इंडस्ट्रीज कर रही हैं, हर एक लेवल पे आप समझ लो कि पानी जो है बर्बाद हो रहा है या एक्सप्लॉइट हो रहा है या ओवर यूज हो रहा है। तो ये प्लेंटी में जरूर है हमारे पास पानी, लेकिन फिर भी स्कार्स है यार, क्योंकि हमारे पास ड्रिंक करने वाला यूज के लिए फिट वाटर जो है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड। आई थिंक जस्ट 2% ऑफ द एंटायर वाटर बॉडी दैट वी हैव इज व्हाट वी कैन यूज। उस पे आप एड ऑन कर दे रहे हो वाटर जो है कंजम्पशन लार्ज क्वांटिटी में यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में, आपका 22% जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रही है, वहां से पावर आ रहा है, तो वहां पे पानी जा रहा है। एंड ऑफकोर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि सॉलिड एंड लिक्विड एफ्लुएंस जो है, वेस्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, वो ले जाकर के पानी में ही डंप कर दे रहे हैं। तो भाई लग जाएगी ना लोगों की वाट, बिल्कुल लग रही है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, dense and efficient network of transport is a prerequisite for local and national development. Analyze the statement. बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको याद होगा हमने बात की है लाइफ्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। लाइफलाइन में हमने क्या पढ़ा था, लाइफलाइन क्या होती है, हमने बोला था ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है वो लाइफलाइन होती है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझाना है कि ट्रांसपोर्टेशन लाइफलाइन है। अगर वो लाइफलाइन है तो प्री रेक्विजिट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बिफोर हैंड इटसेल्फ। तो लोकल और नेशनल डेवलपमेंट के लिए ऑफ कोर्स हमारा लाइफलाइन होना प्रेजेंट जरूरी है फॉर वेरियस रीजंस।
कनेक्शन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए यार, टू कनेक्ट पीपल विथ ईच अदर, ठीक है, आपस में लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट पीपल टू द वर्ल्ड, कनेक्ट पीपल टू मार्केट, कनेक्ट पीपल टू वर्क प्लेसेस। तो लोग कहीं से कहीं कैसे ट्रैवल करेंगे अगर ट्रांसपोर्टेशन होगी ही नहीं? तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। आप देखो यहां पे मैंने बोला मार्केट के लिए, मार्केट में क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना है कुछ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स अपने सोर्स से जहां वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां से इंडस्ट्रीज तक कैसे जाएंगे? अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कौन लेकर के जाएगा? तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो भी जरूरी है। उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको मार्केट तक कौन पहुंचाएगा? फिनिश्ड गुड्स मार्केट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। मार्केट से लोगों तक पहुंचने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो हर एक चीज, हर एक लेवल पे कनेक्शन कौन बिल्ड कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड कर रहा है। तो यही आपके 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। आप लिख दो 3 चीज जहां कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती है। तो डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क चाहिए हमें, ये हमारी लाइफलाइन है। ये मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे कि ये हमारी लाइफलाइन है, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी की लाइफलाइन उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कम्युनिकेशन होती है, बिकॉज इट कनेक्ट्स पीपल। विदाउट कनेक्शन, आप देखो इसके पहले, आज से 400 साल पहले या फिर 500 साल पहले इतनी डेवलप्ड क्यों नहीं हुआ करती थी नेशंस? इतना ज्यादा कनेक्टिविटी क्यों नहीं था? इतना ज्यादा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं था? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। जो आज की डेट में जहां पे भी हमने देखा है कि ट्रेन्स आई, वहां पे रिवोल्यूशन ज्यादा हो गई, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो गई, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रेन्स ने हेल्प किया टू कनेक्ट पीपल, टू connect raw materials, to connect cities, everything, right? तो रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्रीज तक ले जाने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब भाई शुगर केन जैसी चीज जो है, जो कि आपको 24 घंटे में अगर प्रोसेस नहीं हुई तो उसको सुक्रोज लेवल पूरा खत्म होकर के चीनी प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ऐसी पेरिशेबल चीजों को अगर हम तुरंत, पेरिशेबल या फिर जो कि टाइम बाउंड चीजें, उनको तुरंत नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे होगा? फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्शन बहुत गिर जाएगा, बहुत लॉस होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन है यार। ट्रांसपोर्टेशन आपको लोगों को, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। ये हेल्प करता है उनको लेबर इंडस्ट्रीज में भी ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑल्सो हेल्प्स इन फिनिश गुड्स, इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द फिनिश गुड्स टू रीच द मार्केट प्लेसेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Moving on to the next question, why is cheap and affordable credit important for countries' development? Explain any 3 reasons. एक बात बताओ मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत हाई है, ठीक है, तो कोई भी लोन लेगा? नहीं लेगा। पीपल विल नॉट गो फॉर लोन, ठीक है, पीपल विल नॉट अप्लाई फॉर क्रेडिट, विल नॉट अप्लाई फॉर क्रेडिट। कोई नहीं लेना चाहेगा यार। मुझे लगेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, मैं क्यों लोन लूं? क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ इनकम गोज इनटू पेइंग बैक। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट कम हो गया तो क्या हुआ? इकोनॉमी क्या हुई? इकोनॉमी को भी अफेक्ट हो गया, गॉट अफेक्टेड, नीचे चली जाएगी इकोनॉमी भी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है। प्लस दूसरा क्या, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट ज्यादा लेंगे लोग। क्रेडिट ज्यादा लेंगे तो ये किसको बूस्ट करेगा? इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी, कंट्री की इकोनॉमी हाई होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो ये आपके 2 रीजंस तो यहीं पे हो गए, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे लोगों को इंकरेज करने के लिए भी, इंकरेज करने के लिए स्मॉल बिजनेसमैन जिनके पास अपना पैसा नहीं होता है, अगर उनको आप बोल दोगे कि आपको इतना इंटरेस्ट ही देना है तो वो कैसे करेंगे? इनिशियल स्टेजेस में उनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पता है कि हमें चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के पास ज्यादा पैसा वापस लौटाने की जगह अपने पास बचाने को हो, और इसलिए क्रेडिट अफोर्डेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब मनी हाई रेट पे होता है तो ज्यादातर लोग डेट पे करने में ही रह जाते हैं और सिर्फ उनकी
कम पैसे की अर्निंग होती है जो कि इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करती है और वो लो ही रह जाता है। अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमी भी अल्टीमेटली लो रह जाएगी। देखो कम पैसे होंगे तो आप कम खर्च करोगे, बाकी चीजों को कम फायदा होगा, बाकी इंडस्ट्रीज को कम फायदा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लो रहेगी, इकोनॉमी भी लो रहेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो आप लैंड परचेज करोगे, आप कार परचेज करोगे, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। किसको बेनिफिट हो रहा है? कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। तो कंट्री गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोगों के लिए जो इंटरेस्ट हो वो कम हो, उनके लिए लोन ज्यादा इजीली अवेलेबल हो। क्यों आरबीआई या गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज्यादातर लोगों को इजीली लोन अवेलेबल करा सके कम से कम इंटरेस्ट पे? क्यों गवर्नमेंट बैंक्स इतना कम इंटरेस्ट चार्ज करती है? फॉर द सेम रीजन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, बड़े लेवल पे सोचना है, जूम्ड आउट। अगर मेरे पास ज्यादा, मेरे को लोन दे करके भी मेरा प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है तो मैं इजीली लोन लूंगी, प्रॉफिट बनाऊंगी, उसको वापस करने का मेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है। एंड देन आई कैन परचेज सो मेनी थिंग्स, जिससे उन इंडस्ट्रीज का भी फायदा होगा। और अगर सारे सिटीजन ऐसा करने लगेंगे तो इकोनॉमी कितनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हाई इंटरेस्ट अगर होता है तो ये आपका जो पैसे वापस लौटाने हैं वो इंटरेस्ट भी अक्यूमुलेट होता जाता है, पैसे ज्यादा होते जाते हैं। तो यहाँ पे डेट हो सकता है विच इज अगेन गोइंग टू इफेक्ट द इकोनॉमी। अगर पूरी की पूरी कंट्री ज्यादा डेट में है तो इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, क्योंकि पैसे मार्केट में नहीं आएंगे, पैसे एक दूसरे के पास, लोगों के पास अटकने लगेंगे, पैसे घटने लगेंगे, लिक्विडिटी, फ्लो ऑफ कैश अफेक्ट होने लगेगा, ठीक है। और कई बार लोग अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अगर हाई लोन्स होते हैं तो दे डोंट डू इट, विच अल्टीमेटली अगेन इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी। तो आपको हमेशा देखना है कि इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होते जा रही है। अब आपको लग रहा होगा यार मैम हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, आप चलो बंद करो, अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, वी हैव डन अ लॉट, कांग्रेचुलेशंस, हमने 1 मार्कर 3 मार्कर कर लिए। अब हमारा लंबा रास्ता शुरू हो रहा है क्योंकि लॉन्ग आंसर शुरू हो रहे हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस के साथ। तो ये रहा आपका 5 नंबर का सवाल। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये 5 मार्क का क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा इतने सारे तो नहीं आते हैं, बट यहाँ पे कई सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलो, हाउ हैज फॉरेन ट्रेड बीन इंटीग्रेटिंग मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्या होता है? कहीं पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, करेक्ट, कहीं पे हमारा आईटी का यूनिट होता है, बैक एंड वाला यूनिट होता है, कहीं पे हमारा आप समझ लो मार्केटिंग यूनिट होता है। एज अ यूनिट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है? अलग अलग कंट्रीज इंटीग्रेट हो रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं साथ में, और इंटीग्रेट भी हो रही हैं यार, इंटीग्रेट भी हो रही हैं। नॉट जस्ट दैट, ओके। अब जो है बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन एंड यू नो फॉरेन ट्रेड जो हो रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको एमएनसी का कॉन्सेप्ट समझाया। फॉरेन ट्रेड क्या है? दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। फॉरेन लेवल मतलब बियॉन्ड बाउंड्रीज जब एक्सचेंज हो रहा है। सॉरी, आई एम लाइक आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज, मैंने एमएनसी की बात कर दी है यहाँ पे। ये ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में दिस मेक्स मोर रेलेवेंस। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो फॉरेन एक्सचेंज से क्या हो गया, हमारे लिए मार्केट ओपन हो गया है, मार्केट इज ओपन फॉर अस नाउ। कहाँ का मार्केट? एनीवेयर, या जिस भी कंट्री के साथ हम जिस भी कंट्री को हम रेफर करें उसका मार्केट हमारे लिए ओपन हो गया है। वहां से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, वहां हम कुछ भी जाके सेल कर सकते हैं, वहां से हम कुछ भी लेकर के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की इंप्रूव होगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन है, दे हैव मोर चॉइसेस नाउ बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स। पहले अगर सिर्फ इंडिया में एक चीज प्रोड्यूस होती है वो खरीद सकते थे, अब वो 2 और चीजें प्रोड्यूस दूसरी कंट्री से, उनके ऑप्शंस बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जैसे क्या बोला मैंने आपको, ऑप्शन बढ़ गए। तो अब इंडिया की मार्केट, और अगर हम मान लो लेट्स से वी आर डूइंग ट्रेडिंग विथ यूएसए, ठीक है, या फिर हम जर्मनी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं,
तो उनके साथ हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका सामान यहाँ पे आएगा, हमारा सामान उनके यहाँ पे जाएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है कि वेराइटीज आ गई हैं। पहले इंडिया में क्या होता था, पहले इंडिया में सिर्फ एम्बेसडर और फिएट देखने को मिलता था, अब इतनी तरह की गाड़ियां देखने को मिलती है, तो वेराइटीज आपको देखने को मिलते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंट्री का सामान यहाँ के बिक सकता है, हम अपना सामान कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं। एमएनसीज हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहीं पे, मार्केटिंग यूनिट्स कहीं पे आपका प्रोड्यूसर यूनिट है, प्रोड्यूसिंग यूनिट है, कहीं पे आपका सेलिंग यूनिट है, तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करके इट्स ब्रिंगिंग अस टुगेदर वेरी क्लोज, राइट। सो foreign trade has integrated markets of different countries that it allows producers to cross international boundaries in search of cheap raw materials. तो जहां से भी रॉ मटेरियल्स लेके आना है, आप प्रोड्यूसर्स वहां से रॉ मटेरियल्स लेके आ सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज कैन नाउ बी सोल्ड इन वेरियस मार्केट्स टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है एंड आई नीड सर्विस फ्रॉम अमेरिका, आई कैन स्टिल गेट सर्विस फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, एमएनसीज ने, हमें पता है कि कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा रेंज, मैंने आपको बोला था राइट, चॉइसेस बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फॉरेन ट्रेड देयरफॉर इंटरलिंक्स वेरियस मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज, जैसे कि एग्जांपल है फोक्सवैगन, ठीक है, जो कि एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है, बिगेस्ट जर्मन ऑटोमेकर एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर इन द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि इंडिया में अब ये बहुत ज्यादा बिकती है, पहले नहीं अवेलेबल थी, तो ये कैसे हो रहा है, फॉरेन ट्रेड की वजह से ही हो रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ। हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डेली लाइफ, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। बच्चे, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लोगों के लेवल पे बात करें तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, हमारे पास बेटर ऑप्शंस है, क्योंकि अब आपके पास जो है महंगे ऑप्शंस नहीं है, आपके पास सस्ते में भी, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस अमंग द डिफरेंट कंपनीज, बेटर प्राइस पे आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज्यादा चीपर प्राइस पे, ठीक है। तो हमारे पास चॉइसेस है, बेटर ऑप्शंस है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इसकी वजह से हो रही है इंप्रूव, ठीक है, ये बेनिफिट है। बट ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ फायदा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के लॉसेस भी। हमें पता है कि कई सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन की वजह से failed to survive and got shut down। तो ये भी हमारा डे टू डे लाइफ में हमने चेंजेस देखे, बैटरीज के, छोटे टॉयज के, ये सारे इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल बंद ही हो गए, बिकॉज दे हैड कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ह्यूज इंडस्ट्रीज एंड इफ दे वर नॉट एबल टू व्हाट यू से अपने आप को अगर कॉम्पिटिशन में आगे सरफेस पे नहीं ला पाए वो, तो ये बंद हो गए, तो दे फेल्ड टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ दिस। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसके साथ इमर्जेंस ऑफ एमएनसीज हमने देखा है, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ एमएनसीज बिल्कुल आ गई है, सॉरी एमएनसीज, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसका एक फायदा ये भी हुआ है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट भी हुआ है। तो ये कई सारे चेंजेस हैं जो हमने अपने लाइफ में देखे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हाउएवर हैज नॉट बीन इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, सबको बराबर फायदा नहीं मिला यार, ग्लोबलाइजेशन ने थोड़ी सी पार्शियलिटी की है। रिच हैव प्रॉफिटेड अ लॉट, ठीक है, प्रॉफिट कहा गया, रिचेस को बहुत ज्यादा हुआ, पुअर को सफर करना पड़ा, उनको थोड़ा सफर करना पड़ा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमने नॉर्मल लेवल पे चेंजेस देखी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। So it has resulted in foreign investment and has created jobs in the country. तो of course foreign investment हुआ, development बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा progress हुआ, ठीक है। In the wake of competition from MNCs, Indian companies have upgraded the quality, तो better quality, ठीक है, quality जो है वो improve हो गई, कंपटीशन की वजह से हम बेटर प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है। बहुत सारे ने खुद को स्टैब्लिश किया इन अदर कंट्रीज, तो हम भी एज एन एमएनसी स्टैब्लिश हुए, इंडियन कंपनीज भी एज एन एमएनसी स्टैब्लिश हुई है। दिस हैज हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी को डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है। हमें पता है कि रिच को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। द पुअर एंड द डेवलपिंग नेशंस इन द वर्ल्ड हैव इन जनरल सफर्ड, डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा फायदा हो गया, ठीक है। डेवलप्ड नेशंस हैव टुक मोर एडवांटेज। ऑब्वियसली नेशंस में देखा जाए तो ज्यादा रिच कौन है, डेवलप्ड नेशंस। तो जैसे रिच लोगों में ज्यादा फायदा हुआ, नेशंस भी जो ज्यादा रिच है उनको ज्यादा फायदा हो गया, ठीक है। कंपनीज बहुत प्रॉफिट बनाती गई फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गया एंड दे वर नॉट एबल टू विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन विद द एमएनसीज। वर्कर्स हैव नॉट बेनिफिटेड, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। क्यों?
ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों ने लेबर लॉज पे लीनियंसी ऑफर की है, जिसकी वजह से लोग बहुत मीगर सैलरी देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लेबर लॉज फॉलो नहीं होते हैं, तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं होती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो हमने देखा चाहे वो नेशन हो या लोग हो, जो ज्यादा डेवलप्ड है, जो ज्यादा सेटल्ड है, जो ज्यादा रिच है, उन्हें ज्यादा फायदा हुआ है। नॉर्मली लोगों को इन जनरल पीपल हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन has different effects and impacts. ठीक है, moving on to the next question. The government of India has introduced various institutional and technological reforms to improve the agriculture in the 1980s and 1990s. Support the statement with example. बच्चों देखो, बहुत सारी चीजें बिल्कुल की गई हैं, जैसे कि हमें पता है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये एक स्कीम चालू की है गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि आपको किसी तरह का एक्सीडेंट अगर कुछ भी नेचर की वजह से जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, फ्लड हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, इन सब चीजों की वजह से अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे आपको लोन्स बेटर तरीके से मिलेंगे, ठीक है। इजी लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, कम इंटरेस्ट, लोन इजीली अवेलेबल कराना, ठीक है। उसके अलावा और भी कई तरह के इंश्योरेंसेस कराए गए, इंश्योरेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं लोगों को अगेंस्ट क्रॉप फेलियर्स एक्सेट्रा। क्रॉप फेल कर गया तो भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास इंश्योरेंसेस है आपको हेल्प करने के लिए, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। वेदर बुलेटिन शुरू कर दी गवर्नमेंट ने कि भाई आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया हो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे रहने वाले। उसके साथ साथ कई सारे आपके बच्चे कॉलेजेस भी ओपन हुए, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ताकि फार्मर्स जो हैं educated हो सके। educated people will always be better even if they are farmers. For better farming they need to be more educated, ठीक है। उसके अलावा हमें पता है गवर्नमेंट ने अभी जिसको लेकर के पंजाब में इतनी प्रॉब्लम भी हो रही थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस किया, ठीक है। उसके बाद आपका और भी कई सारी चीजें जो है, मिडिल मैन को कम प्रॉफिट हो सके इसकी वजह से, इसके लिए उन्होंने और भी सारे इम्प्रोवाइजेशंस किए एमएसपी के इंट्रोडक्शन से। तो ये कई सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। 5 तो मैंने कम से कम डिस्कस कर दिया, उसके अलावा भी और कुछ है, आप कुछ भी 5 लिख सकते हो। 5 मार्क का क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। क्रॉप इंश्योरेंस कराया है, ड्रॉट है, फ्लड से, साइक्लोन से। तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर में क्या होता था, लोग बिल्कुल जो है परेशान हो जाते थे, वो अब नहीं होगा, ठीक है। ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के थ्रू लोन्स लोअर इंटरेस्ट पे लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, ताकि आप बेटर क्रॉपिंग कर सको, आपका हार्वेस्ट बेटर हो सके, आपको अश्योरेंस, बेसिकली आपका जो है मॉनेटरी सपोर्ट दिया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड क्रेडिट कार्ड्स फॉर फार्मर्स। प्रोटेक्शन है नेशनल डिजास्टर्स के अगेंस्ट। स्पेशल वेदर बुलेटिन है ताकि लोगों को पता हो, इन प्रोग्राम्स के थ्रू उनको अवेयरनेस हो। टेलीविजन पे कई सारे प्रोग्राम है टू एडुकेट देम, टू मेक देम अवेयर फॉर अवेयरनेस एंड अपस्किल करने के लिए फार्मर्स को, ठीक है। अनाउंस किया है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिन्यूमरेशन एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक एक्सप्लॉयटेशन फॉर बाय स्पेक्युलेटर्स एंड मिडलमैन। साथ ही साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, ये भी जरूर लिखना कि यूनिवर्सिटीज खोली एग्रीकल्चर की टू एडुकेट फार्मर्स, ताकि वो बेटर प्रोडक्शन कर सके। तो एग्रो यूनिवर्सिटीज जो है वो भी आपको बहुत अब देखने को मिलती हैं। कंपेयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विथ कमर्शियल फार्मिंग। बच्चा बहुत सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, देखो इंटेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे लेबर बहुत होता है, लेबर इंटेंसिव। टेक्नोलॉजी नॉट सो मच, कम, लो, ठीक है। यहां पे क्या होगा, आपको टेक्नोलॉजी बहुत देखने को मिलेगी, लेबर थोड़ा कम देखने को मिलता है। हाउएवर यहां पे वो भी लोग भी इन्वॉल्व बिल्कुल होते हैं। ये कई बार जो है अपने पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। यहां द आइडिया इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू सर्व मार्केट,
ठीक है, मार्केट में जाना ये आइडिया पर्पस नहीं होता, ये क्या होता है, ये मार्केट के लिए होता है, ये मार्केटिंग के लिए ही होता है। कमर्शियल का मतलब क्या है, कॉमर्स, ट्रेड, ठीक है, तो इनका आइडिया इज ट्रेडिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या, सर्वाइवल, तो यहाँ पे क्यों होता है, पर्सनल यूज के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो लैंड जो है, यहाँ पे लैंड जो है वो लिमिटेड होती है, यहाँ पे लैंड बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ह्यूज लैंड पीसेस आर यूज्ड। नॉट जस्ट दैट, द काइंड ऑफ फार्मिंग, द रिसोर्सेज दैट वी आर यूजिंग, तो आपकी हाई ईल्ड, हाई HVFs यूज होते हैं, हाई ईल्ड वेराइटीज यूज होती हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लेबर इंटेंसिव होता है, हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज में ज्यादा लीड किया जाता है, लैंड होल्डिंग्स लार्ज नहीं होती हैं, फार्मर्स बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इरिगेट करते हैं फील्ड्स को प्रोडक्टिविटी बड़ी रखने के लिए, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। फार्मर्स मे नॉट नेसेसरली बी कनेक्टेड टू द मार्केट प्लेसेस बाय वेल लेड रोड्स एंड रेलवेज, तो क्योंकि उनको मार्केट को पूरा पूरा सर्व करना ये पर्पस नहीं है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है कि ह्यूज प्रॉफिट्स हैव टू बी देयर, तो लैंड होल्डिंग्स नेचुरली लार्ज हो जाती हैं, ठीक है, हाई वैरायटी ईल्ड्स, HYV सीड्स यूज होती हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यहाँ भी यूज होती हैं। Fields are very well connected to the industries, transport and well-lit roads and crops are mainly produced for market consumption. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड कॉमर्स के लिए ही होता है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म्ड इन डेमोक्रेसी। बच्चा पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है, पॉलिटिकल पार्टी का काम है पार्टिसिपेट करना इलेक्शन में, पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, ठीक है, उसके बाद अगर जीत गई तो क्या करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्म करके क्या करती है, पॉलिसीज लाती है, ठीक है। आप ऑर्डर में याद करते जाओ, बिल्कुल आपको पता होगा एक पार्टी का काम क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, गवर्नेंस ऑफ द प्लेस, ठीक है, ये सारी चीजें करती है। उसके बाद, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, प्रोग्राम्स बना दिए, पॉलिसीज बना दिए। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, अपोजिशन पार्टी करके भी कुछ होती है। अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, अपोजिशन पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, अपोजिशन पार्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। वो क्या करती है, प्रॉपर चेक देती है ताकि कोई भी रूलिंग पार्टी जो है वो इधर उधर ना करे ज्यादा, ठीक है। साथ ही साथ पार्टीज हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए है बिकॉज दे प्रोवाइड अस प्रॉपर चॉइसेस, ठीक है, टू चूज फ्रॉम। एक्चुअल डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये चॉइसेस आपको कहां से मिल रही हैं, इन गवर्नमेंट से ही मिल रही हैं, ठीक है। उनका काम और भी क्या है, लॉज को बनाना, उसको चेक करना, ठीक है, उसको इंटैक्ट रखना, ये सारी चीजें जो है लोगों को चॉइसेस प्रोवाइड करना, ये मेजर फंक्शन है एक प्रॉपर्टी के। तो ठीक है, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, फॉर्म गवर्नमेंट, मेक लॉज, फॉर्मुलेट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड रोल ऑफ ऑपोजिशन, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये सारी चीजें पार्टीज कर रही हैं, यही इनका मेजर फंक्शन है, इनका काम ही यही है, इसके लिए बने ये, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of individual, justify this statement। एक सिंपल सी बात बोलती हूं मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस आंसर, ये आप खुद इलाबोरेट कर लोगे, आई विल गिव यू 2-3 फैक्टर्स, मोनार्की या डिक्टेटरशिप। ये किसके अराउंड होती है, ये उस इंडिविजुअल के अराउंड होती है जिसके पास पावर है। अब ये उसके ऊपर है कि वो अपने सिटीजन्स के बारे में सोचे या नहीं सोचे, जो कि मोस्टली लोग नहीं सोचते, ठीक है। पीपल, मोनार्क्स, डिक्टेटर्स, अथॉरिटेरियंस, दे डू नॉट केयर अबाउट देयर पीपल, दे डू नॉट बॉदर अबाउट देयर पीपल, दे आर बॉदर्ड अबाउट देमसेल्व्स। तो ये नहीं सोचते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, सिटीजन्स विल बी एक्सप्लॉइटेड एंड ह्यूमिलिएटेड, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, उनके कोई राइट्स नहीं होंगे, नो राइट्स नो रिस्पेक्ट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स आर सेंटर ऑफ पावर,
पावर असल में किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। गवर्नमेंट वो बनाते हैं, गवर्नमेंट वो गिराते हैं। अगर उनको पसंद आया तो वही पार्टी, वही गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म होगी, नहीं पसंद आया तो वो चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये राइट्स उनसे नोबडी कैन टेक। अगर किसी ने किया भी है, क्रॉस ओवर किया भी है, तो दे हैव द राइट टू फाइट फॉर इट। तो ये सारे प्रोविजंस आपको सिर्फ डेमोक्रेसी में मिलते हैं। तो फ्रीडम, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इंटीग्रिटी कहां पे बनी हुई है? यहां पे बनी हुई है। एक और चीज, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वालिटी। तो गवर्नमेंट और बेसिकली लॉ के सामने, गवर्नमेंट के सामने पॉलिटिकल जो आपका सिनेरियो है, किसी भी डेमोक्रेसी में हर एक इंसान, रिच पुअर डजंट मैटर हु, इज इक्वल, सबके पास बराबर हक है। तो उनकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती है ना, आपको फाइट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ये समझ जाओगे, अपने आप एक्सपैंड कर लोगे, इन पॉइंट्स को आप चेंज करोगे, 5-6 पॉइंट्स वैसे ही निकल गए। तो ये सुपीरियर इसलिए है क्योंकि यहां पे लोगों का गवर्नमेंट है, इट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये हमें पता है, ठीक है, कि लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। ठीक है, लोग ही सिलेक्ट करते हैं। ये इंश्योर करता है कि इक्वालिटी बनी रहे, ठीक है, ताकि हर एक इंडिविजुअल लॉ के सामने बिल्कुल बराबर हो। यहां पे गारंटीड होती है राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस जो है लोगों के पास है, जो कि लोगों की डिग्निटी को एनहांस करती है, बढ़ाती है और इंटैक्ट रखती है। ये इनसे कोई नहीं ले सकता है, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा इंटैक्ट होगी। इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बेटर होगी, क्योंकि लोग डरते भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, लोगों को ध्यान में रखना है, इस हिसाब से आगे बढ़ना है। लॉज जो है वो बहुत सारे डेलिब्रेशन के बाद, नेगोशिएशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद बनते हैं। ठीक है, तो लोग ध्यान रखते हैं कि डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मोनार्किकल गवर्नमेंट की तरह ऐसा नहीं है कि खुद ही डिसाइड कर लिया, खुद ही बना दिया लोगों को। ठीक है, दे आर द सेंटर, पीपल आर द सेंटर। तो पीपल सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग भी की जाती है कि लोगों को खुश रहना है। द गवर्नमेंट की मशीनरी जो है इज ट्रांसपेरेंट, दे आर आंसरेबल, दे आर अकाउंटेबल। तो सिटीजन्स कैन इंक्वायर एनी डिसीजन, यानी कि उनके पास हक है, दे हैव द इंटायर पावर इन देयर हैंड्स। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है इतनी पावरफुल और बेटर है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democracies leads to peaceful and harmonious life among citizens, justify the statement। बच्चे देखो, कॉन्फ्लिक्ट जो है ये तो नेचुरल स्टेट है, ये कहीं भी नहीं जाएगा, इट्स नेचुरल टू हैपन अमंग ह्यूमंस। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है? इसके चांसेस को कर देती है बहुत ज्यादा रिड्यूस, क्योंकि ये हर एक इंटरेस्ट के, लोगों के इंटरेस्ट पे वर्क करती है। इट टेक्स ईच एंड एवरी पर्सन इनटू अकाउंट। व्हाई? भाई उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो आ रहे हैं ये सारे डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो डेमोक्रेसी बेटर हुई या नहीं हुई? ठीक है, हमें पता है डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा नेगोशिएशन के बाद, बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन के बाद, बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद होता है। तो क्या होता है? हर एक इंसान का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हर एक इंसान के इंटरेस्ट को दिमाग में रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता है यहां पे रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हो जाते हैं कम, हार्मनी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री ज्यादा प्यार से रहती है। तो दिस लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स। क्यों? एक तो ऑल्सो बिकॉज सिटीजन्स हैव चोजन, तो दे हैव अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो डेमोक्रेटिक कंट्री लुक्स इनटू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो, और इसीलिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट, डिविजन्स, डिफरेंसेस बेटर केटर हो पाती हैं बिकॉज इट इज फॉर द पीपल। तो मेजॉरिटी लोगों का इंटरेस्ट, सारे लोगों का इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि क्लोज कॉपरेशन में वर्क करती है मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ भी। अगर ऐसा है कि मेजर लोगों ने एक पर्टिकुलर इंसान को चुना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही इंसान सारा करता धरता है, वही भगवान है। ठीक है, माइनॉरिटी भी साथ में काम करिए, मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं हो जाती है श्रीलंका की तरह कि सिंहालीज ही सब कुछ है, जो तमिल इंडियंस है उनको बाहर में जाने दो।
द रूलर ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी इज नॉट टेकन इन द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक सेंस अलोन, पॉलिटिकल सेंस में थोड़ा होता है लेकिन वो भी वैसे नहीं, ठीक है। द रूल ऑफ मेजोरिटी अप्लाई इन एवरी डिसीजन टेकन एंड इन द केस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज दस एवरी सिटीजन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो कभी किसी की मेजोरिटी बनेगी, कभी कोई रूल, कभी किसी की मेजोरिटी बनेगी, कभी मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुनी जाएगी, कभी किसी और आइडिया वाले रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुनी जाएगी। तो ऐसे हर एक इंसान का कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुना ही जाता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन सिटीज, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। देखो सबसे पहले कैसे शुरू हुआ, हमें पता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, इनसे क्या हुए, स्टूडेंट्स, टीचर्स निकलने लग गए। गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, कोर्ट्स में लॉयर्स ने जाना बंद कर दिया, ठीक है। जो भी रिकग्निशंस थे, जो भी टाइटल्स दिए गए थे, लोगों ने वापस करना शुरू कर दिया। हाउएवर ये मिडिल क्लास से रिलेटेड नहीं है, ऊपर वाले दो हैं, ठीक है। लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया फॉरेन गुड्स को, ठीक है। ब्रिटिशर्स के जो भी गुड्स थे, जो भी प्रोड्यूस था, उसको उन्होंने बॉयकॉट करने लग गए, ठीक है। क्लोथ्स हो गए, लिकर शॉप्स को पिकेट करने लग गए, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, इनकी इकोनॉमी नीचे गिरने लग गई, ठीक है। प्रोड्यूस इनका नीचे चला गया। आप देखोगे 1921 में बिल्कुल हाफ हो गए, कपड़े वगैरह बहुत कम हो गए, लोग खादी पहनने लग गए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम खुद ही बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है हमें। तो हमें पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक्चुअली शुरू मिडिल क्लास से हुआ था। टाउन्स में, सिटीज में मिडिल क्लास ही उठ करके आए थे एंड धीरे धीरे बाकी स्ट्रैंड्स में फॉल ऑफ करने लगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, टीचर्स ने छोड़ दिया, ठीक है, लॉयर्स ने छोड़ दिया। इनफैक्ट इलेक्शंस भी, डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शंस भी बॉयकॉट कर दिया। लोग पहले फेवर में नहीं थे बट फिर उन्होंने बॉयकॉट किया, एक्सेप्ट फॉर मद्रास जहां पे उनके रीजंस अलग थे, उनको ज्यादा पावर चाहिए थी। तो वो जस्टिस पार्टी मद्रास वाली छोड़ करके बाकी सब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। लोगों की गुड्स को बॉयकॉट करने लगे, ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस्ड गुड्स को, लिकर शॉप्स को पिकेट करने लग गए, तो उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली इफेक्ट होने लग गई। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिडिल क्लास से ही शुरू हुई थी। कई सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हो गए। मद्रास में सिर्फ जस्टिस पार्टी ने नहीं ऐसा किया था। नॉन कॉपरेशन का इंपैक्ट इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ड्रामेटिक था। कैसे, हमें पता है कि फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हो गए थे, तो स्वदेशी प्रोडक्ट्स ज्यादा उस समय बिक रही थी, इंडियन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स थे। लिकर शॉप्स पिकेट होने लग गए, तो यहां पे भी प्रॉब्लम होने लगी। लोग ना ह्यूज बॉनफायर्स में जो भी फॉरेन प्रोड्यूस्ड गुड्स थे उसको जलाने लग गए। तो जितना भी इंपोर्ट था 1921 से 1922 में हमने देखा है कि 102 करोड़ से 57 करोड़, यानी कि 50% ड्रॉप आ गया। ये मेजर सेटबैक था। Many places merchants and traders refused to finance and trade in foreign goods. People began to wear khadi. तो हमें पता है कि हमारा स्वदेशी चीज जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई थी। इसीलिए जब बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, तो आपने देखा है कि इंडस्ट्रीज वाले लोग, जो यहाँ के लोग थे, वो बहुत ज्यादा चाहते थे कि हाँ ये सब बंद हो जाए। क्यों? उनको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। Why was Congress reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization? How did women participate in the CDM? Explain. बच्चों देखो बहुत सिंपल सी बात है, कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे गांधी जी। However, women were actively working with Gandhi ji. Gandhi ji still believed कि औरतों का काम actually is to look after home, be good wives and mother, good daughters, wives and mother. यानी कि अभी भी इवन गांधी जी यूज्ड टू एसोसिएट women and had that impression कि अभी भी वो हाउस होल्ड चीजों से ही एसोसिएटेड होंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट women were actively participating in the protests, boycotts, जेल जा रही थी, ये सब कुछ कर रही थी, पर गांधी जी को अभी भी लगता था, मतलब उनके दिमाग में वो इंप्रेशन था। तो कांग्रेस के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे वो, उनका जो विजन है वो पूरी पार्टी शेयर करती थी, और ये विजन इन जनरल सारे लोगों का था, और इसीलिए लोग जो है रिलक्टेंट थे औरतों को इंपॉर्टेंट पोजीशन देने में अभी भी।
for the longest period of time despite of their so active participation in the protests. ठीक है, इसके बावजूद लोगों ने उनको वो हक नहीं दिया था. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने देखा है कि जब मार्च हुआ था, ठीक है, जब दांडी मार्च हुआ तो कई सारी औरतें बिल्कुल उनके साथ बराबर में आई थी, प्रोटेस्ट्स में थी, हमें पता है, ठीक है, उसके साथ साथ जेल भी गई थी. अब कई सारे लोग आने लग गए थे. हाउएवर उसमें भी हमने एक पैटर्न देखा है कि कैसे हाई क्लास वुमेन ही ज्यादा आया करती थी, लो क्लास वुमेन को अभी भी प्रॉब्लम होती थी, मिडिल क्लास हाई क्लास वाले लोग ज्यादा आया करते थे, या टाउन्स और सिटीज के लोग औरतें ज्यादा आया करती थी, राइट. ठीक है, तो गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, घर को संभालना. ठीक है, इसीलिए कांग्रेस भी रिलक्टेंट थी बहुत समय तक, बिकॉज दे हैड अ शेयर्ड विजन, राइट, एंड दे डिड नॉट गिव एनी व्हाट डू यू से पोजिशन, इंपॉर्टेंट पोजिशन. इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस कि हाँ हमारे पास सारे लोग साथ में हैं. लेकिन women had participated in large numbers in the CDM. एनसीएम में भी थी, ऐसा नहीं है कि एनसीएम में नहीं थी. ठीक है, ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च बहुत सारी औरतें भी अपने घर से दे वर मूव्ड एंड दे केम एंड जॉइन गांधी जी. दे प्रोटेस्टेड इन द दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स, लिकर शॉप्स के सामने जाके बैठ जाती, धरना दे देती थी. ठीक है, और अर्बन एरियाज की औरतें ज्यादा आती थी, हाई कास्ट फैमिलीज की, हाई क्लास फैमिलीज की. रूरल एरिया में हमने देखा था कि रिच पेजेंट हाउसहोल्ड्स, पैसे जहां है वहां एजुकेशन थी, वहां से लोग ज्यादा आते थे टू सर्व द नेशन. वो भी फिर धीरे धीरे हमने शिफ्ट देखा कि टू सर्व द नेशन बिकेम देयर ड्यूटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये कैसे डिटरमाइन करती है कि किसी भी कंट्री का जो है डेवलपमेंट कैसे होगा. बच्चा आपको याद होगा जब मैं इंडस्ट्रीज पढ़ा रही थी, मैंने आपको बोला था कि आयरन एंड स्टील या फिर आपका सीमेंट, ये सारी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती हैं डेवलपमेंट, क्योंकि ये जितना ज्यादा यूज होंगी उतना मतलब उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, उतने रोड्स बनाए जा रहे हैं, उतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उनका एप्लीकेशन है, तो यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है, देश बढ़ रहा है. ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो यही चीज आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में समझ लो. जितना ज्यादा रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा उतनी ज्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी चीजों की, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी चीजों की, यानी कि उतना ज्यादा बेनिफिट होगा कंट्री को, उतनी ज्यादा इकोनॉमी करेगी डेवलप. तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे. ठीक है, साथ ही साथ हमने बात की है कि कैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर इंटर रिलेटेड, राइट. तो प्राइमरी सेक्टर को भी आगे बढ़ाने के लिए सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है. ओवरऑल क्या बढ़ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री हो रही है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी ओवरऑल हो रही है. प्लस मैन्युफैक्चरिंग खुद भी डिपेंड करता है, तो रॉ मटेरियल्स कहां से आएंगे, इधर से आएंगे, तो ये सब कुछ होगा. ठीक है, अब जब इतने सारे इंडस्ट्रीज होंगे तो जॉब्स होंगी बहुत सारी, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी रिड्यूस होगी, ये भी घटेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी घट रही है. ठीक है, उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, फॉरेन ट्रेड वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे. हर एक चीज में हमने क्या देखा है, कंट्री जो है वो स्ट्रांग बन रही है, लोगों के पास जॉब्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर को बेनिफिट हो रहा है, रॉ मटेरियल ज्यादा यूटिलिटी ऐड करके बेनिफिट्स प्रॉफिट बना रही है, इकोनॉमी को प्रोड्यूस कर रही है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पास ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉरेन ट्रेड में हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं. नॉट जस्ट दैट, हम सेल्फ सफाइज्ड भी हो रहे हैं, हम अपने लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वैसे भी हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो वैसे भी हम बेटर हो रहे हैं, राइट. तो ये हेल्प करती है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि ये बहुत फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप्स, ये सब कुछ यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट और हेल्प मिल रहा है. हेवी डिपेंडेंस ऑन पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो यहाँ पे जो सेक्टर में लोग हैं उनको जॉब्स बेटर मिल रही है, तो वो जो प्रेशर वहां है वो कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल रहा है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास ज्यादा सामान आ रहा है. आप ये भी समझो कि इंपोर्ट भी कम होगा, उससे भी हमें प्रॉफिट होता है, इंपोर्ट हमेशा कम होगा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा. बैलेंस ऑफ ट्रेड बिकम्स फेवरेबल, समझ रहे हो.
ठीक है, और कंट्रीज विच ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू वाइड वेराइटी ऑफ व्हाट यू से फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर एक्चुअली प्रॉस्परस. इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो ये सारा प्रॉफिट हो रहा है यार, तो कंट्री तो बेटर ही बनेगी ना, कंट्री ऑब्वियसली विल बी ग्रोइंग बेटर एंड बेटर. Next question. Describe the explosive conditions that prevailed in Balkans after 1871 in Europe. बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये समझाती हूं कि स्कैटर हो गई थी, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे, और इट वाज स्कैटर्ड. ठीक है, अभी पीपल वर रेडी टू गेन पावर एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर. प्लस एवरीवन वांटेड टू गेन पावर, क्योंकि अगर आप कोलोनाइज नहीं करोगे तो आपको पावर और रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. इसी बात की तो लड़ाई थी, एंड दिस इज व्हाट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो यही प्रॉब्लम थी यहाँ पे, राइट. द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बिकेम इंटेंस इन द बाल्कन्स रीजन आफ्टर 1871. The Balkan region formerly comprised of the present-day territories of Romania, Bulgaria, Macedonia, Croatia, Greece, etc. The people in these countries were called the Slavs. ठीक है, disintegration of Ottoman Empire, बच्चे हमें पता है कि Ottoman Empire ने इनको घेर के रखा हुआ था. ठीक है, तो ये जो है रीजन बहुत एक्सप्लोसिव बन गया. स्टेट्स वाज जेलस ऑफ ईच अदर एंड होप टू गेन इंडिपेंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर. अपनी प्रॉफिट चाहिए थी, बाकी लोग भाड़ में जाए. One by one, its European subject nationalities broke away from control of Ottoman Empire and declared independence. अब independent हो गए लोग. तो अब क्या हुआ, different Slavic nationalities आ गई and they struggled to define their identities. और अब इनको अपने resources भी चाहिए थे to become powerful. Power बहुत ज़्यादा matter करती है अगर आपको अपनी identity develop करनी है तो आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस दोनों चाहिए था. ये एरिया बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो गया. During this time, many powerful European nations such as England, France, Russia, Germany competed to gain power in this region because these countries were just newly like babies, right? तो उनके ऊपर उनको पावर चाहिए था, और इसी कंपटीशन के चक्कर में हमारा पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो हो गया था. आखिरी सवाल मैप वर्क है. द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज सर्व्ड, द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह. बच्चा ये है कोलकाता, ये है अहमदाबाद, ठीक है, और यहां पे आपका हो जाएगा अमृतसर. तो ये देखो, ये मार्क्ड है आपके एरियाज. ये आपका कोलकाता है, ये अहमदाबाद है, और ये राजासासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. ठीक है, तो यहां पे आपको मिल गई सारे मैप वर्किंग. So with this students we have come to the end of today's session. Finally 2018 का पेपर हमने कर लिया है फिनिश. अब आप वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन भी ले लो ताकि वहां पे रेगुलर रिवीजन करते रहो. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, पिन है कमेंट सेक्शन में. एंक प्रो ANKPRO कोड अप्लाई करना मत भूलना. जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ये कोड लगा लेना, अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. Thank you so much for watching this session. Do not forget to like the video. Do tell me if this was helpful or not. I will come with 2019 paper as well. ठीक है? So make sure to hit the like button. Do not forget to subscribe to the channel. और सब्सक्राइब रहोगे तभी तो दूसरा सेशन देखोगे. कमेंट सेक्शन में बता देना. डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है. अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आपको फिल्टर आउट भी नहीं करना पड़ेगा कि ये सवाल है या ये सवाल नहीं है, एंड यू बी कंप्लीटली सॉर्टेड. तो प्रैक्टिस यहां से हो जाएगी. मेक श्योर टू वॉच दिस सेशन. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड.